आप लोग सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है। आप सबों ने गणतंत्र दिवस मना लिया होगा और बीटिंग रिट्रीट भी देखा होगा टीवी पे। और इस साल का गणतंत्र दिवस थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाया गया अपोजिशन दरिंदों के द्वारा। ये अपोजिशन लीडर नहीं है, ये अपोजिशन के दरिंदे हैं। इन्होंने अपनी जानवरपना दिखाई रिपब्लिक डे के दिन और पूरे हिंदुस्तान को, भारत माता को, पूरे देशवासियों को ये किया, नीचा दिखाया। ये ऐसे हैं अपोजिशन के दरिंदे। ये छुपे हुए भेड़ियों ने अटैक किया बड़े ही घातक तरह से। और क्या दरिंदगी, किसान आंदोलन का खुलासा हो गया, रियलिटी सामने आ गई कि ये भूखे हैं गद्दी के। इनको गद्दी चाहिए, इन भेड़ियों को, चाहे जैसे भी आए, चाहे नंगा नाचे ये या जानवरपना दिखाएं। ये सब किसान आंदोलन चीप पॉपुलैरिटी के लिए था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो फार्मर्स लॉ था, जो किसानों के लिए जो कृषि कानून बना था, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। इट वाज फार फ्रॉम बीइंग परफेक्ट एंड इट वाज मोर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट। बट सरकार ने उसको संशोधन करने के लिए पहल किया। तो जब संशोधन करने के लिए पहल किया तो अपोजिशन का ये कर्तव्य है कि दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल और एक अच्छा, किसानों के हित में एक अच्छा सा कानून लाया जाए। लेकिन इनका मुद्दा ये नहीं था, इनको गद्दी चाहिए। इस 60 साल तक राज किए, किसानों की हालत बदतर से बदतर बना दी। आज जो किसान हैं, जो खेती करते हैं एक्चुअल में, उनके झोपड़ियों के ऊपर में रूफ नहीं है, छत नहीं है। वो घास फूस डालते हैं या आजकल इंडस्ट्री का जमाना है तो पॉलीथीन से कवर करते हैं। ये हालात है आजकल। सारे किसान खेती करना छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। क्या है वो? तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सिक्योरिटी गार्ड की। और सारे जगह आजकल सबके पास बहुत पैसा है शहरों में, और सबको सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए। किसी को, हर फैमिली के एक मेंबर के लिए चाहिए, और किसी को एक नहीं, 5-5, 7-7 चाहिए। तो अब खेती वैसा आ गया है कि खेती करने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो इंडस्ट्री चलाने वाला खाएगा क्या? और शहरों के मजे लूटने वाले खाएंगे क्या? आज पाश्चात्य देशों में जो सबसे एफ्लुएंट, जो सबसे समृद्ध समाज है, जो सोसाइटी है, वो गांव में रहता है। They live in farms, away from cosmopolitan towns, busy towns, noisy towns। ये बड़े ही पीसफुल एरिया में रहते हैं और बहुत लविश लाइफ जीते हैं। इनको सिक्योरिटी अवेलेबल है, इनको हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है, और एजुकेशन अवेलेबल है। They have got means to reach any part of the country। हर गांव हाईवे से जुड़ा है और इनके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसे हैं। अब इसके ठीक उल्टा जो हिंदुस्तान की हालत है वो ये है कि जो सबसे गरीब लोग हैं वही रहते हैं गांव में, जो लाचार हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। गांव में कोई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है।
हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, और सबसे जो डेंजरस चीज है वो सिक्योरिटी नहीं है, कहीं से भी नहीं। आज मर्डर होगा तो कल पुलिस आएगी, और पुलिस पहले से मर्डर करवाने का इंतजाम करके बैठी होती है, फॉर्मेलिटी अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए दूसरे दिन आती है। और मैं आपको एक रिमाइंड कर दूं कि 19 मार्च 1999 को हमारा पूरे गांव में सारे मेल मेंबर, कुछ उसमें बच्चे भी शामिल थे, मेल बच्चे, उनको 8 बजे शाम में उनका गला काट करके स्लॉटर करके सारों को मार दिया। पूरा गांव खाली हो गया, बिना मर्द का हो गया, विधवाओं का गांव हो गया, और अनाथ बच्चों का गांव हो गया। तो ये गांव की कहानी है, और ये हिंदुस्तान की कहानी है। गांव में किसी भी तरह का आज अत्याचार हो रहा है, गरीब शुरू से, ब्रिटिश टाइम से या मुगल टाइम से, किसानों की औरतों का रेप होता आया है जमींदारों के द्वारा, और आज भी होता है। तो किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, और वो फार्मर्स की समस्याएं नहीं है, जो जमींदारों की समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं हैं किसानों की, पीसेंट्स की, जो पहले हल चलाते थे और आज ट्रैक्टर चलाते हैं, जो खेती की फसल काटते हैं, फसल की दौनी करते हैं, अन्न निकालते हैं, अन्न की सफाई करते हैं, अन्न को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ये लोग हैं, और जिससे हम लोगों का पेट पलता है। और कैसा पेट पलता है? इतना बड़ा पेट है कि 50 तरह के भोजन बनते हैं एक एक घरों में, 50 तरह के। किसान को रोटी सब्जी भी नसीब नहीं होता है, रोटी के साथ नमक है, या नमक के साथ अगर ज्यादा खुशहाली है तो कुछ प्याज के टुकड़े खाते हुए दिखते हैं वो लोग। तो जो भी है, आज सभी भागते आ रहे हैं, सब ये बन गए हैं, लेबर बन गए हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, काठ मिस्त्री है, लोहार है, जो भी है, ये सब वर्किंग क्लास है, ये सब भागे हुए किसान है। तो आज किसानों की हालत बहुत बुरी है, और इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग अपनी जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, बहुत बड़ा सेहरा अपने सर पे बांध सकती है किसानों के लिए एक अच्छा सा लॉ बना के। और ये दरिंदे, जब इनको इनवाइट किया गया संशोधन के लिए, और वो क्लॉज खत्म कर दिया गया जो बहुत हार्मफुल था, जो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में था, जो पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में था, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पूरा किसान लोहे को हटाओ, इसको हटाओ, इनको चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, इनको झगड़ा चाहिए, इनको डिस्ट्रक्शन चाहिए, इनको उपद्रव चाहिए, इनको राक्षस जैसा नंगे नाचना चाहिए, डांसिंग डेमन्स। इनके लिए डेमोक्रेसी इज अ वर्क ऑफ डांसिंग डेमन्स, दे आर डांसिंग डेमन्स। और 26 जनवरी को नंगा नाच हुआ डेमन्स का, राक्षसों का नंगा डांस हुआ, तांडव हुआ, राक्षसी तांडव, जिसको भगवान शिव शांति से बैठ के देख रहे थे अंतरिक्ष में। तो अपोजिशन ने, आज अपोजिशन की क्या परिभाषा है आप 26 जनवरी को जान गए होंगे, पहले भी जान गए थे, लेकिन इसको रिपीट किया गया। पहले दिल्ली में हिंदू मुस्लिम की राइट्स कराए और खूब चिल्लाए सड़कों पे उतर के, ताकि लाइमलाइट में आए। अच्छे काम के लिए तो लाइमलाइट में आने वाले नहीं है। उसके बाद यूपी में उस लड़की का, माइनर लड़की का रेप करवा के और उसकी लाश को जलवा के, सारी साजिश करके, और ऊपर से पूरे दल बल के साथ उपद्रवकारी लोग पहुंचे अपोजिशन बन के। ये इनका कैरेक्टर है, ये इनकी सच्चाई है, ये इनका असलियत है, ये अपना भारत के
ये बड़े बड़े स्टालवर्ट लोग हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, कोई भी अपोजिशन, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। फीमेल गुंडा, फीमेल डॉन, माफिया, द होल सी इज ए कंप्लीट माफिया इन हर सेल्फ। इनके चेहरे देखिए, इनकी ऑरा कैसी है, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है अपोजिशन ने। एक तो संविधान को तोड़ मोड़ करके, सर्वनाश करके, जितने भी इलेक्शन में हारते हैं सबको राज्यसभा में लाके डंप कर दिया जाता है। राहुल गांधी, कपिल सिब्बल और जितने भी ये हारे हुए हैं सब राज्यसभा में आकर के ये फिर से लीडर बन जाते हैं। और संविधान में कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से ये शुरू से ये प्रचलन आ रहा है। और इसके तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आज का नारा होना चाहिए, जय जवान, जय किसान और जय संविधान। आज संविधान की जय करने की, संविधान का उत्थान करने का, संविधान को स्थापित करने की नौबत आ गई है। आज संविधान सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया हुआ आज लॉ है। और इसको डिस्ट्रॉय करने में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े स्टालवर्ट जजेस इसमें हाथ धो के संविधान को कितनी बुरी तरह से तोड़ा गया है, विध्वंस किया गया है, ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जिसमें कि जब लॉ मिनिस्टर कांग्रेस का राज हुआ करता था, लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल हुआ करता था, और कैसे कैसे इसने पूरे सुप्रीम कोर्ट का सर्वनाश करवाया, हाईकोर्टों का सर्वनाश करवाया, संविधान का सर्वनाश किया। जबकि संविधान एक कॉमन मैन का, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। जब जिस कंट्री में फंडामेंटल राइट नहीं है वो कंट्री कैसा है? राक्षसों का कंट्री। और अभी जो सरकार है उस पे भी उत्तरदायित्व है, वो संविधान के प्रति अभी भी सजग नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और इसीलिए आज जनता, जो जागरूक जनता है, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेट लीडरशिप नहीं है। वी हैव गॉट नो चॉइस ऑफ लीडरशिप। हमारे पास नेतागिरी का कोई भी ये नहीं है, पर्याय नहीं है। और ये बात सच है। मोदी जी और बीजेपी से का जो सरकार है, कम से कम जो पाकिस्तान का जो भयावह भय बना हुआ था उससे पूरे भारत को रिलीफ दिलाया। जो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी और बाकी सारे इनके जो अलायंस हैं, और आरजेडी भी उसमें शामिल रही है, हर बार इनके साथ मिलकर सरकार बनाती आई है। तो इन लोगों का मुद्दा था कि भाई हिंदुस्तान को इस्लामिक देश में बदली कर दो। तो इतने इस्लामिक्स आएंगे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कि अपना अपना राज्य हमेशा बना रहेगा। आज आसाम बर्बाद हो गया है। इतने इन्फिल्ट्रेशन हुए बांग्लादेश से कांग्रेस के राज में। पूरा वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बनने के कगार पे है। सॉरी, वेस्ट बंगाल ईस्ट बांग्लादेश बनने के कगार पे है। आई एम सॉरी। और कश्मीर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बनने के कगार पे है। और इस्लाम के नाम पे इतनी राक्षसी प्रवृत्तियां इस देश में आज ये बन रही है।
उनका ये हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है इतनी तीव्रता से, इतने भयानक वेग से, गति से, मोशन से, कि इतनी स्पीड से कि हालात बहुत ही भयानक थे। अब संविधान में जो कुछ भी संशोधन हुआ है उससे पूरा भारत कम से कम इतना फील करने लगा है कि अपने देश में हमें इस्लाम से डरना नहीं पड़ेगा। एक नई संस्कृति है इस्लाम, बहुत बाद में, 14 साल पुरानी है बस। और इसको इतना भयानक बना दिया है, इतना भयानक बना दिया है ये आतंक एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, और इनको नहीं पता है कि ये बैकफायर कर रहा है। इनको नहीं पता है, ये सोच रहे हैं कि पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करने में, और ये सब फंडामेंटलिज्म आज सबसे बड़ा इंडस्ट्री बना हुआ है, सबसे रिच इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड की सबसे रिच इंडस्ट्री। क्योंकि इस ये एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक ये लोग हैं, उनको सारे अरब देशों से, सारे रिच कंट्रियों से फंड मिल रहा है, और सारे वेस्टर्न कंट्री में जितने भी इस्लामिक नाम के झूठे हैं, इस्लामिक एंटी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम के नाम पे पैसे उगा उगा के इस धधकती हुई ज्वाला में पेट्रोल डाल रहे हैं, पैसों का पेट्रोल। और इसमें शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, उनकी संतानें, ये सब बहुत ही पेट्रोल के बड़े बड़े कैन पे कैन उछल रहे हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो आज का नारा होना चाहिए हिंदुस्तान का, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और इसी बात पे आज हम अपना ट्रिब्यूट, अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं अपने भारत के एक लाल पे, भारत का एक जेम पे, एक देश रत्न, चाहे उनको ये टाइटल मिला हो या ना मिला हो, जो रियल भारत रत्न है और रहेंगे, और जो रियल देश रत्न थे और जो रहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे, उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं, सद्भावना प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। वैसा प्रधानमंत्री न कभी देश में हुआ था, न हुआ है और न होगा। और हर भारतवासी मन ही मन में इस बात को अच्छी तरह जानता है। और आज वो, अगर हालांकि इम्पॉसिबल बात है, लेकिन आज अगर लाल बहादुर शास्त्री जिंदा होते या उनके तरह कोई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता या होगा भविष्य में, तो उसका नारा यही होगा, जय जवान, जय किसान और जय संविधान। आज संविधान को रिसरेक्ट करने की, आज सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को संस्थापित करने की, उसको बचाने की, उसको डिफेंड करने की बहुत बड़ा एक खतरा इस देश के नागरिकों के सामने है, जो हर नागरिक भुगत रहा है। आपको पता है, अर्णव गोस्वामी के लिए संवैधानिक मौलिक अधिकार थे और बाकी लोगों के लिए कभी नहीं था। मैं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हूं अपने मौलिक अधिकारों के, अपने इज्जत के बचाव के लिए, अपने छत के बचाव के लिए, अपनी रोजी रोटी की बचाव के लिए, और हर बार वहां एक सेक्सुअल परवर्ट के सपोर्टर्स जजेस, जिसमें DY चंद्रचूड़ है और भी लोग हैं, जिसमें चंद्रचूड़ मेन था, और सारे जो अपने आप को बड़े ग्रेट सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े शहंशाह जज बने हुए थे, सब शामिल थे इसमें। सिर्फ आज भी कह रही हूँ, 90% जजेस की कोई भी इंटीग्रिटी नहीं है,
10% ने पूरी मर्यादा को किसी तरह 10% जजेस ने मर्यादा संभाल के रखी है, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट्स की एक मजबूरी है कि हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको फ़ोन करते हैं मुकदमे को डिसमिस करने के लिए, राइट्स को सबोटाज करने के लिए, और किसी भी तरह के मामले में, चाहे किसी औरत की इज्जत का सवाल हो या उसके मेंटेनेंस का सवाल हो, उसके सम्मान का सवाल हो, उसके सर के ऊपर किसी छत का सवाल हो या किसी मर्द की छाया का सवाल हो। ये सेक्स इनके लिए प्रधान है, ये सेक्स प्रधान सुप्रीम कोर्ट है, ये सेक्स प्रधान जुडिशरी है, ये मनी प्रधान, ये वेल्थ प्रधान जुडिशरी है, ये वेल्थ प्रधान सुप्रीम कोर्ट है। आज हालात ये हैं। कहाँ है हमारा संविधान? संविधान लहूलुहान है, हमारा संविधान आज लहूलुहान है, और कितनी औरतें की इज्जत लहूलुहान है आज के देश में। तो आज हमारे जवान -डिग्री में लेह लद्दाख पे बैठ करके पहरा दे रहे हैं। चीन राक्षस बना मुंह फाड़े बैठा है, और उसको अंदर अंदर खाई खोद के कौन उससे मिला है? तो ये कांग्रेस और एलाइज पार्टी, ताकि किसी तरह देश की सुरक्षा पे आक्रमण हो और ये लोग अपना राक्षसी दांत निकाल करके और हंसे सरकार के ऊपर। अपोजिशन का उत्तरदायित्व है, परिभाषा है, सरकार गिराना और गद्दी छीनना, खून बहाना, देश में उपद्रव करवाना, जनता को तबाह करवाना, भारत माता की इज्जत को लुटवाना। आज अपोजिशन की ये परिभाषा है। बेशर्म और अभागे ये अपोजिशन वालों की ये हालात है, और नागरिक तबाह है। आज नागरिक तबाह है। हमारे जवान वहां बैठ करके रक्षा कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि एक जज एक औरत लिटिगेंट का रेप कर सके। हमारे जवान वहां बैठ के रक्षा कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं हो, उनके बच्चे जब बीमार पड़ जाएं, डायरिया हो जाए तो मर जाएं डिहाइड्रेशन से, कोई हॉस्पिटल की सुविधा वहां नहीं हो, और उनके माँ बाप का कत्ल कर दिया जाए तो पुलिस वहां पहुंच न पाए। आज देश की ये हालत है, जवानों की ये हालत है, उनकी ये सच्चाई है। और जैसा वो काम कर रहे हैं, वो भगवान के अवतार हैं, किसान भगवान के अवतार हैं, और हमारा संविधान साक्षात भगवान की ताकत है, शक्ति है, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसको लहूलुहान किया जा रहा है। आज भारत ये देश बना हुआ है। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई नेता होगा, इसका सपना आज पूरा देश देख रहा है। लाल बहादुर शास्त्री का उनकी जो जीवन शैली थी, उसमें एक उदाहरण देते हैं। ज़्यादा उदाहरणों का टाइम नहीं होगा, ना आपके पास और ना मेरे पास। ये दुर्भाग्य की बात है। इनके ऊपर तो गाथा लिखनी चाहिए। जब इनका कॉलर, शर्ट का कॉलर और कोट का कॉलर जब पहनते पहनते घिस जाता था, वहाँ का कपड़ा ही खत्म हो जाता था, तो ये दर्जी के पास जाते थे और कहते थे इसको पलट दो, और उसकी उम्र दूनी करते थे उस कॉलर पलट के। और मैं यहाँ पे अपने बहुत ही गौरवशाली भावना के साथ मैं कह रही हूँ, मैंने अपने फादर को भी कॉलर पलटवाते बहुत बार देखा था, और मुझे आज गर्व है
उस बाप की बेटी होने का। और मैं जब भी मरूं और फिर से मेरा जन्म हो तो हिंदुस्तान में हो, और मुझे फिर वही माँ बाप हमारे पेरेंट्स बने, अगर भगवान मुझे दोबारा इस धरती पे लाए तो, या अपने कदमों में रख ले हमेशा के लिए। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। तो आज का ये है कि हम अपोजिशन से अपने आप को आगाह करें और हमेशा हम उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हमेशा एकजुट रहें, और किसी पार्टी को मैं कभी ये नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भेड़िए घुसे हुए नहीं थे या नहीं है। मैं उस अरुण जेटली की बात बोल रही हूँ। जब वो ये हार गया इलेक्शन तो राज्यसभा में आके बैठ गया, और जब राज्यसभा में बैठ गया तो मोदी जी ने उसको वित्त मंत्री बना दिया, और वो उनका राइट हैंड मैन बन गया। दुर्भाग्य से अमित शाह को होना चाहिए था, लेकिन या दूसरे भी मंत्री लोग हैं, उनका नाम राज सिंह है या पता नहीं क्या है, अभी डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये लोग सभी लोग हैं। वो एक सड़ा हुआ पंजाबी क्लैन का आदमी था, और उसका कोई कैरेक्टर नहीं था। पॉलिटिक्स उसका कैरेक्टर था, पावर उसका कैरेक्टर था, पैसा उसका कैरेक्टर था। और इसने इस संजीव खन्ना नाम के सेक्सुअल परवर्ट भेड़िए को, हाईकोर्ट में इसका एकदम से नीचे नंबर था, उसको रातों रात चुपचाप उठा करके और सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। हिंदुस्तान के सारे जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स थे, सबको सुपरसीड करके इसने बड़ी ये तौहीन, इतना बड़ा आघात संविधान पे किया, सुप्रीम कोर्ट पे किया, जुडिशरी पे किया। क्यों किया? क्योंकि अब इसकी कहानी आप लोगों के दिमाग में प्रोमिनेंट नहीं होगा, उतना प्रबुद्ध नहीं होगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर था, उसने इस पे मानहानि का मुकदमा किया था, और कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस ले लिया था। ये अरुण जेटली के खिलाफ में, और उसमें इसकी जान बचाई इसी संजीव खन्ना ने। ट्रायल होने ही नहीं दिया, केस को सबटाइज करवा लिया, क्योंकि और उसी का बदला अरुण जेटली ने इसको दिया। रातों रात इतने हंगामे हुए, प्रोटेस्ट हुए, सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन रंग गए संजीव खन्ना की वारदात से, इसकी काली करतूतों की वारदात से। लेकिन फिर भी देश का प्रेसिडेंट गुमसुम चुप्पी साधे बैठा रहा, जैसे कि कोई मिट्टी का मूर्त हो। देश का जो लॉ मिनिस्टर था, श्री क्या नाम है उसका, लॉ मिनिस्टर का, नाम स्लिप कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उत्तेजना में होती हूँ तो मैं नाम सबके भूल जाती हूँ। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम मैं भूल गई हूँ। लॉ मिनिस्टर जो बिहार का है, श्री रविशंकर प्रसाद है, वो अनसुना बहरा हो गया, प्रेसिडेंट गूंगा हो गया, और पूरे प्रधानमंत्री जी बेहोशी की अवस्था को मूर्छित अवस्था में चले गए। कोई कहीं से आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और मैं इतनी लड़ाई लड़ी हूं इस सेक्सुअल परवर्ट भेड़िए के अगेंस्ट में अकेले, कि कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में किसी औरत ने इतनी ताकत से
और इसका हमें एक पुरस्कार भगवान ने दिया कि आज मैं लॉ की एक्सपर्ट बन गई हूँ। इंडिया में शायद ही संविधान का और लॉ का कोई ले पर्सन इतना बड़ा एक्सपर्ट बना दिया गया हो, और ये भगवान की कृपा है और ये अद्भुत आश्चर्य है। आज मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। मुझे हराने के लिए जजेस को अपना कैरेक्टर लूज करना पड़ता है, अपने चेहरे पे कालिख पोतनी पड़ती है, तब सच्चाई को ये हराते हैं और बैठ के स्कॉच पीते हैं संजीव खन्ना के बंगले में। और स्कॉच का सप्लाई करता है हमारा हस्बैंड। वो कमर्शियल पायलट बन गया एयरफोर्स छोड़ने के बाद, और हमें छोड़ने के बाद, अपने बच्चों के छोड़ने के बाद, और जहां वो जाता है क्रेट का क्रेट स्कॉच गिफ्ट में डाल देता है। उसके सारे काम हो जाते हैं और मेरे सारे काम बर्बाद किए जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम भगवान करेगा और आने वाले दिनों में करेगा, और कर रहा है और किया है उसने। मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को डिफेंस करके, मेरी शक्ति को डिफेंड करके आज भी रखा हुआ है। तो आज ये देश के हालात का नंगा रूप मैंने आपके सामने रखा है। आप इससे विचार कीजिए और इस पे, और इसीलिए यही कारण है कि आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना बहुत दूर की बात लग रही है। और जो मुकदमा महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था उस पे सो रही है। उसमें कोई प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं है। वो उसी दिन सुनवाई के दिन डिसमिस करना चाहिए था, जो कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के अगेंस्ट में नकली मुकदमा, ये जाली मुकदमा, एकदम स्टूपिड केस डाला था, फेक केस डाला था, उसको उसी टाइम डिसमिस करना चाहिए। प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं कि ऐसी कोई दवाई लिखी गई या खरीदी गई या खाई गई जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। इसका कोई भी प्रिमा फेसाई कहते हैं कम से कम साबूत जिस पे केस बनाया जा सके। तो कोई साबूत ही नहीं, कम क्या, निल है, कोई भी प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं है। और इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो में सारा ये किया है, एनालिसिस किया हुआ है, इसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। और यही सच्चाई को उजागर करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, विदा लेती हूँ अगले वीडियो के लिए। आप लोग सबको फिर से नमस्कार।